हे गाइस व्हाट्स अप। कैसे हो आप सब? आप सभी का स्वागत है इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है अनअकैडमी। मैं हूं आपका होस्ट, आपका कोच, आपका फ्रेंड धीरेन। लेट्स क्रैक इट माय डियर, लेट्स क्रैक जे विद अस। इट्स अबाउट मी, माई सेल्फ धीरेन क्षेत्रपाल। आईआईटी जैम रैंक मेरी 694 रही है। मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन केमिस्ट्री से कर रखा है। मोर देन प्लस 6 ईयर्स का मुझे टीचिंग का एक्सपीरियंस है। इंडिया के वेरियस इंस्टीट्यूट में मैंने पढ़ाया है। आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं हमारी अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करके। फटाफट से इस ऐप को डाउनलोड कर दीजिए और हमसे कनेक्ट हो जाइए। माय डियर, क्या बेनिफिट्स हैं इस ऐप से कनेक्ट होने के? क्यों आप हमसे कनेक्ट होंगे? तो माय डियर, दे आर द वेरियस रीजन टू कनेक्ट विद अनअकैडमी। सम ऑफ द रीजन्स आर, द वन इज़ डेली लाइव क्लासेस। अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको हमसे लाइव क्लासेस के थ्रू कनेक्ट करने में हेल्प करती है। लाइव क्लासेस में आपके मन में जो भी डाउट होता है, जैसा भी डाउट होता है, आप हमसे पूछ सकते हो। हम क्वेश्चंस के आंसर्स के टाइम पोलिंग कराते हैं। पोलिंग कराने का फ़ायदा मुझे ये पता चल जाता है कि कितने बच्चों ने सवाल को रॉन्ग किया और कितने % बच्चों ने सवाल को राइट किया है। ठीक है, इसके अलावा जिन्होंने राइट किया है उन्होंने कितने सेकंड में उस क्वेश्चन को ख़त्म किया है, क्योंकि बेटा टाइम का बहुत बड़ा रोल होता है एग्ज़ाम में। ठीक है, नेक्स्ट इज़ आर लाइव टेस्ट एंड क्विज़। नॉर्मली मैं, आप लोग क्या करते हो, पढ़ाई करते रहते हो, लेकिन आपको ये नहीं पता चलता कि आपका परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है, आपने टेस्ट दिया कि नहीं दिया, आपने क्विज़ अटैम्प्ट की कि नहीं की। जब तक आप ये काम नहीं करोगे तब तक आप ये नहीं जज कर पाओगे कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। ठीक है, इसलिए जब आप अनअकैडमी से कनेक्ट होगे तो आपको लाइव टेस्ट एंड मॉक टेस्ट देने का मौका मिलेगा। इस क्विज़ के अंदर आपको फ़ायदा ये होगा कि आप अपने आप को एनालिसिस कर सकते हो कि आप कहाँ एग्जिस्ट करते हो और कितने अभी और हार्डवर्क करने की ज़रूरत है। ठीक है, नेक्स्ट इज आर स्ट्रक्चर्ड कोर्स प्लान। हमारा जितना भी प्लान है, जितने भी सब्जेक्ट का सारा एक प्लान जितना भी है, वो एक फिक्स पैटर्न में, फिक्स मैनर में है। इट मीन्स जैसे आप क्लास में जाते हो, आपको क्लास में डीपीपी मिलती है, उसके बाद आप उस डीपीपी को डिस्कस करते हो, फिर नेक्स्ट डीपीपी मिलती है एंड सो ऑन। फिर जब पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाता है तो उसमें कुछ टेस्ट होते हैं, बीच में माइनर टेस्ट होते हैं, फिर बड़ा मेजर टेस्ट होता है। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि हम और आप मिल के आपके एग्ज़ाम को क्रैक कर सकेंगे। ठीक है, इसलिए स्ट्रक्चर्ड होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, प्री प्लानिंग बहुत ज़रूरी होती है। नेक्स्ट इज़ माय डियर अनलिमिटेड एक्सेस। अनलिमिटेड एक्सेस के बहुत सारे फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा ये है कि इन केस अगर आप हमारी लाइव क्लास मिस कर देते हो तो आप हमारी रिकॉर्डेड क्लास भी देख सकते हो। इसके अलावा अनअकैडमी में अनलिमिटेड फैकल्टीज़ हैं, एन नंबर ऑफ़ फैकल्टीज़ हैं। आप जिस फैकल्टीज से पढ़ना चाहे, जो फैकल्टी आपको अच्छा लगता हो, आप उसकी क्लास को एंजॉय करें। ठीक है, इंडिया के बड़े बड़े फैकल्टीज़ हमारी टीम से कनेक्टेड हैं। ओके, आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। हमारा कोर्स की फ़ीस बहुत ही अफोर्डेबल और बहुत ही इकोनॉमिकल है। आप सोचो कि अफोर्डेबल इकोनॉमिकल मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यार जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं उनकी जो फ़ीस करीबन करीबन होती है वो साल की 1.5 से सवा लाख हो जाती है, और अगर आप अदर एक्सपेंस दिखाओ तो बात ही अलग है। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ जब आप हमसे कनेक्ट होते हो तो हम आपसे ओनली 12 मंथ के लिए 30,000 मांगते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। इसके अलावा भी अगर आप चाहते हो कि सर मुझे और डिस्काउंट चाहिए तो हम आपको इंस्टेंट 10% का बहुत बड़ा डिस्काउंट देते हैं। ठीक है, और इस डिस्काउंट के बाद आपकी फ़ीस हो जाएगी 27 के। ठीक है, इस डिस्काउंट को अवेल करने के लिए आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं। मेरा कोड है धीरेन, दैट इज़ DHIREN। इस कोड को आप यूज़ करिए, आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो आपके एडिशनल हेल्प मैं कर सकूँगा वो ज़रूर करूँगा। ठीक माय डियर, अगर आप 2 साल के स्टूडेंट हो, आपको लगता है कि आपके पास समय है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है 12 मंथ की जगह 24 मंथ वाला प्लान लो। 24 मंथ प्लान की फ़ायदा ये है कि आप देख सकते हो सिर्फ पे कितना कर रहे हो, एक्स्ट्रा 5000, और इस एक्स्ट्रा 5000 में आप हमसे कनेक्ट होते हो 24 मंथ के लिए। तो सोचिए, इस अमाउंट को पे करके आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो। ठीक है, इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि इस अमाउंट को एक साथ नहीं पे करना है आपको, तो आप हमारे यहाँ EMI ऑप्शन भी अवेलेबल है ऑन द बेसिस ऑफ 6 मंथ, 12 मंथ एंड 24 मंथ। आप इस EMI को भी देके हमसे कनेक्ट हो सकते हो। अब आप सोचो कि कितनी कम EMI पड़ रही है, कितनी कम EMI पड़ रही है, दैट इज़ 1350, मतलब 1350 रुपये में आप 24 मंथ के लिए कनेक्ट हो रहे हो।
3 सब्जेक्ट के लिए कनेक्ट हो रहे हो, इससे अफोर्डेबल क्या होगा यार। सोचो, इंडिया के कोई और इंस्टीट्यूट नहीं होगा जो इतने अफोर्डेबल अमाउंट में इतने का अमाउंट पढ़ाएगा, और इंडिया के बेस्ट फैकल्टी आपको पढ़ा रहे होंगे। बहुत बड़ी बात है ये, ठीक है। तो फटाफट बिना कुछ सोचे हमसे कनेक्ट हो जाइए, ठीक। वेलकम गाइज, वेलकम टू द सीरीज़ ऑफ मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक। आप जैसे सभी को पता है कि मैंने एक सीरीज़ प्लान की हुई है। इस सीरीज़ का मैंने नाम दिया है मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक की सीरीज़। इस सीरीज़ के दौरान मैं हर एक चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पिकअप करता हूँ और इस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आपको डिस्कस करता हूँ, ठीक है। इसी टॉपिक के दौरान मैंने आइसोमेरिज्म पढ़ा रखा है। आइसोमेरिज्म की मेरी ये सीरीज़ चल रही है। इससे पहले मैंने जीओसी पढ़ाया, इससे पहले मैंने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाया, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पढ़ाया, बहुत कुछ आप वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। आइसोमेरिज्म को जब मैंने शुरुआत किया है तो ये बेटा आज पार्ट 5 है, और ये पार्ट 5 असल में टू बी वेरी ऑनेस्ट वो पार्ट 4 का कंटिन्यूस फॉर्म है, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप 1, 2, 3, 4 को ज़रूर देखें, और एटलीस्ट अगर आप 5 को देख रहे हो तो 4 को तो ज़रूर देखो ही देखो, क्योंकि वहीं से कनेक्टेड आया हुआ है, ठीक है। इस पार्ट की सीरीज़ में मैंने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शुरू किया है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का आज पार्ट 2 है। इसका मतलब पार्ट 1 कहाँ रहा होगा, तो पार्ट 1 आपका आइसोमेरिज्म पार्ट 4 में रहा होगा, ठीक है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने साथ आराम से कंफर्टेबल जोन में बैठ के हम और आप मिलकर स्टडी करते हैं। नोटबुक और पेन लेके बैठिएगा, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ इमेजिनेशन करने को मिलेगा, बहुत कुछ टूल्स हैं, मैं उसका फ़ायदा उठाऊंगा। उन टूल से आपको सिखाऊंगा कि कैसे केमिस्ट्री को आसान किया जाता है, ठीक है। माय डियर, मुझसे कनेक्ट होने के लिए ये मेरा टेलीग्राम कोड है, ठीक है। इट्स फील केमिस्ट्री विद _ धीरेन। आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, मेरे PYQ सीरीज़ को अटेम्प्ट कर सकते हैं। मेरी रोज़ PYQ सीरीज़ चलती है अनअकैडमी ऐप पे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इससे कनेक्ट होके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे PYQ सीरीज़ में, ठीक है। शुरू करते हैं अपनी क्लास को, और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के पार्ट 2 को पढ़ाने जा रहा हूँ। लास्ट क्लास में मैंने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में बताया था कि क्या कंडीशन होती हैं, क्या रिस्ट्रिक्टेड सेंटर्स होते हैं, कैसे अपन लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को देखते हैं। फिर मैंने आपसे कहा था कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए जो बेसिक कंडीशन होती है कि रिस्ट्रिक्टेड एटम से लगे हुए जो एटम मेंबर्स होने चाहिए वो सेम इन्वायरमेंट के होने चाहिए, अगर आपको ये बात याद हो तो, ठीक है। मैं आज उसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ, और आज अपन लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ऑब्जर्व करने वाले हैं इन साइक्लिक कंपाउंड्स। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि आपको पहले मैंने ज्योमेट्रिकल पढ़ाया वो पाई बॉन्ड्स में पढ़ाया था। पाई बॉन्ड में भी मैंने 3 केस लिए थे, और आज जो मैं ले रहा हूँ साइक्लिक कंपाउंड्स में ले रहा हूँ। तो हेडिंग डाल दीजिएगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन साइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है। सबसे पहले आपको मैं बेसिक बात करता हूँ। सबसे पहले बात कर रहा हूँ साइक्लोअल्केन की, साइक्लोअल्केन्स की। तो आइए देखते हैं साइक्लोअल्केन्स की। सबसे पहले तो साइक्लोअल्केन की बेसिक कंडीशंस क्या है, कौन कौन से स्ट्रक्चर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म साइक्लोअल्केन में होते हुए दिखाएंगे। तो देखिए बेसिक कंडीशन ये है कि एटलीस्ट 2 कार्बन एटम के पास उनका अरेंजमेंट डिफरेंट होना चाहिए। 2 कार्बन एटम हैव डिफरेंट इन्वायरमेंट, लिख देता हूँ ज़्यादा अच्छा होगा। डिफरेंट इन्वायरमेंट होना चाहिए, किसका ऑफ एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम। यूँ कहूँ एटम और ग्रुप ऑफ एटम का एटलीस्ट 2 कार्बन सेंटर पे, मिनिमम 2 कार्बन सेंटर पे अलग इन्वायरमेंट होना चाहिए, तभी वो बच्चा आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पोज करेगा, ठीक है। तो साइक्लोअल्केन में ज्योमेट्रिकल मैं देखने जा रहा हूँ, मैं सिखाने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे साइक्लोअल्केन के अंदर हमारा आएगा साइक्लोप्रोपेन। आप देख सकते हो कि साइक्लोप्रोपेन जब हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो साइक्लोप्रोपेन कुछ ऐसा है, 3 साइक्लिक का है। यहाँ पे एंगल 60 डिग्री का होता है, और स्ट्रेन जो होता है वो बहुत तगड़ा होता है, एंगुलर स्ट्रेन बहुत तगड़ा होता है। इतना तगड़ा कि अगर आप माइनस करोगे तो 109 डिग्री 28 मिनट माइनस आप 60 करोगे तो ये आपका एंगुलर स्ट्रेन की वैल्यू निकलेगी, ठीक है। ओके, लगभग 49 समथिंग कुछ स्ट्रेन अप्रॉक्स आपको ऑब्जर्व करने को मिलेगा। तो आप देख सकते हो साइक्लोप्रोपेन का मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाने जा रहा हूँ। साइक्लोप्रोपेन का स्ट्रक्चर ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ये आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हो। बाकी वैलेंसीज पे ध्यान मत देना, मैंने बाकी वैलेंसी पूरी नहीं की हैं,
ठीक है। मेरा बस इंपॉर्टेंट ये है कि देखो मैं साइक्लोहेक्सेन को किसी भी तरह से मोड़ नहीं सकता, मूव नहीं कर सकता। मतलब आप ये ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि साइक्लोप्रोपेन के ये जो कार्बन है ये हमारे रिस्ट्रिक्टेड सेंटर्स हैं। क्या है बेटा? रिस्ट्रिक्टेड सेंटर्स हैं। अब चूंकि ये रिस्ट्रिक्टेड सेंटर्स हैं, इसका मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पोज करेंगे। और मैंने आपसे कहा था कि ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पोज करने के लिए मिनिमम एटलीस्ट 2 कार्बन एटम के पास डिफरेंट एनवायरनमेंट होना चाहिए। तो अगर मैं प्योर साइक्लोप्रोपेन की बात करता हूँ तो प्योर साइक्लोप्रोपेन तो आपका ये है। अब प्योर साइक्लोप्रोपेन की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म दिखाएगा? तो इसमें एटलीस्ट कुछ है ही नहीं। यहाँ पे तो हर जगह क्या लगा हुआ है बेटा? हाइड्रोजन लगा हुआ है। और हाइड्रोजन से कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का कंसेप्ट नहीं वैलिड करेगा। लेकिन अगर मैं ऐसा कर देता हूँ कि यहाँ पे मैं 2 डिफरेंट एनवायरनमेंट लगा दे रहा हूँ। इमेजिन करिएगा मैंने यहाँ पे मिथाइल लगा दिया और यहाँ मिथाइल लगा दिया, ठीक है। इमेजिन करिएगा यहाँ पे ये मेरे पास कुछ ऐसा है, ठीक है। ये एक रेड कलर है और ये आपका ब्लू कलर है, ठीक है। मैं इसको मोड़ तो नहीं सकता, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये सेम प्लेन में दिख रहे हैं। अब चूंकि ये सेम प्लेन में दिख रहे हैं, अब आप इसको क्या बोल सकते हो? सिस बोल सकते हो। अब ट्रांस बोलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके अगेंस्ट एक स्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा जो कि इससे अपोजिट होगा। तो अभी आप देख रहे हैं कि ये रेड वाली बॉल और ये ब्लू वाली बॉल आपके सेम प्लेन में आपकी तरफ आते हुए दिख रही है, इसलिए इसको सिस बोल रहे हो। अब मैं इस बॉल को तोड़ के ऐसे कर दे रहा हूँ, कुछ ऐसे। तो अब आप देख सकते हो कि ये ऐसे हो गया, पीछे चला गया। अब आप ऐसे देखो, एक ब्लू वाला आपके पीछे है और रेड वाला आपके सामने है। तो अब आप देख सकते हो ये अपोजिट में चले गए, इसलिए पहले वो सिस थे लेकिन वो अपोजिट में जाने की वजह से वो क्या हो गए? ट्रांस हो गए, ठीक है। इसको अपन लोग 3D में कैसे देखते हैं? तो 3D में देखो ऐसे देखा जाता है। जब आप सिस बनाते हो तो ऐसे बनाते हो, यहाँ डार्क लाइन बना देते हो, ये डार्क लाइन बना देते हो। आई होप ये पता होगा कि डार्क लाइन इज मीन्स टूवर्ड द ऑब्जर्वर। आप ऑब्जर्वर हो मेरे लिए स्क्रीन पे, तो अगर आप ऑब्जर्वर हो तो ये जो डार्क लाइन दिख रही है ना आपको ये टूवर्ड द ऑब्जर्वर है। वैसे लगेगा ऑब्जर्वर की तरफ आ रही है। और डैश लाइन कभी दिखती है तो इसको बोलते हैं अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। ये कैसी थी? टूवर्ड द ऑब्जर्वर। अब देखो कि ये आपके सामने है। मैं मान लेता हूँ कि अभी आपके सामने एक यहाँ पे मिथाइल था, यहाँ पे मिथाइल था, और इसके इस तरफ क्या होंगे? कुछ नहीं है। तो अंडरस्टूड है कि हाइड्रोजन होगा। तो ये आपने क्या नाम दिया? इसको सिस नाम दिया। जबकि बेटा अगर आप इसको ऐसे देख रहे हो, एक आप ऐसे ड्रॉ कर रहे हो और एक आप ऐसे ड्रॉ कर रहे हो, इसका हिंदी मतलब होता है कि एक आपकी तरफ है और एक मेरी तरफ है। आप देख सकते हो अगर मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ चाहे ऐसे कर रहा हूँ, तो एक रेड बॉल आपकी तरफ है, आप ऑब्जर्वर हो, और ये ब्लू वाली आपसे दूर जा रही है, इसलिए अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर हो गई, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया? कौन सा फॉर्म हो गया बेटा? ट्रांस फॉर्म हो गया। तो ट्रांस और सिस 2 अलग अलग स्ट्रक्चर बने। जैसा कि मैं कहता हूँ कि सिस और ट्रांस दोनों अलग अलग स्ट्रक्चर हैं, दोनों की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है। अंतर सिर्फ इनके अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स में होता है। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में मैं बार बार एक ही बात बोलता हूँ, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का मतलब ही होता है कि कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम हो, लेकिन अरेंजमेंट में डिफरेंस हो। तो आप देख पा रहे हो अरेंजमेंट में ही डिफरेंस हो रहा है। पहले मिथाइल ग्रुप आपकी तरफ आ रहे हैं, फिर मिथाइल ग्रुप सेम हो जा रहे हैं। और चूंकि इसके अंदर ये जो आपको एटम दिख रहा है, ये जो 2 कार्बन दिख रहे हैं, मैं इसको ब्लैक से दिखा देता हूँ। ये जो आपको 2 कार्बन दिख रहे हैं, ये कार्बन एज अ स्ट्रेन पैदा कर रहे हैं। क्यों कहूँ कि ये रिस्ट्रिक्टेड सेंटर्स हैं, इसके रिस्पेक्ट में आप ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म को ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है। आप तोड़ मड़ो नहीं सकते हो, मोड़ोगे तो टूट जाएगा ये बॉन्ड, इसलिए इसके आपको 2 अलग अलग स्ट्रक्चर ही क्रिएट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये हमने सीखा कि कैसे साइक्लोप्रोपेन के अंदर अपन लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म को ऑब्जर्व करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला आएगा साइक्लोब्यूटेन के अंदर अगर अपन को ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म देखना हो तो कैसे देखेंगे? देखिएगा, ये मेरा स्ट्रक्चर साइक्लोब्यूटेन का है। आप इस स्ट्रक्चर को इमेजिन करने की आदत डाल दीजिए, क्योंकि एग्जाम हॉल में तो आपके पास टूल्स नहीं होंगे यार, ठीक है। अब आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे भी ये कार्बन नंबर 4 की बात करें तो ये भी कोई मूवमेंट नहीं दिखा रहा है, मतलब ये बहुत टाइट फिक्स्ड है। मतलब इसके अंदर ये जो मैं ब्लैक वाले दिख रहा हूँ, यहाँ पे जहाँ पे एटम्स लगे हैं, ये 2 ब्लैक वाले,
ये जो है बेटा आपके रिस्ट्रिक्टेड सेंटर्स हैं। क्या हैं आपके? ये रिस्ट्रिक्टेड सेंटर्स हैं। मतलब इसी रिस्ट्रिक्टेड सेंटर के रिस्पेक्ट में अपन लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म को ऑब्जर्व करोगे। अभी आप देख पा रहे हो कि ये जो दो ग्रीन वाली बॉल्स हैं वो आपकी तरफ हैं, ठीक है, और वाइट वाली बॉल्स मेरी तरफ हैं, ठीक है। तो चूंकि अगर मैं मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए ग्रीन वाली बॉल्स को मिथाइल है, ये कुछ ऐसा, तो ये बेटा आपका बन जाएगा सिस, ठीक है। आप चाहे इसको ऐसे बनाओ और आप चाहे इसको ऐसे बनाओ, बेटा बात एक ही है, ठीक है। कुछ बुक्स अगर इसको ऐसे बनाती हैं तो भी टेंशन नहीं है, बात वो एक ही बताना चाह रही हैं, ठीक है। अंडरस्टूड है कि यहाँ पे आपका क्या होगा? हाइड्रोजन होगा। तो अगर बेटा अगर आपका ये सिस है और मैं इसको ट्रांस करना चाहूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एक नया स्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा। नया स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, इसको यहाँ लगा देता हूँ और इसको यहाँ लगा देता हूँ। तब आप देख सकते हो कि अलग ये दूसरा स्ट्रक्चर हो गया। पहला ये था, ये जो मैंने बनाया, अब दूसरा स्ट्रक्चर कुछ ये स्ट्रक्चर देखो, इस बार क्या दिख रहा है? ग्रीन एक तरफ आपकी तरफ और ग्रीन एक मेरी तरफ, ठीक है। मतलब एक मिथाइल आपकी तरफ और एक मिथाइल मेरी तरफ, ठीक है। तो इसका मतलब एक मिथाइल अबव द प्लेन और एक मिथाइल बिलो द प्लेन। बाकी बट अब वैसे अगर ये अबव है तो यहाँ पे हाइड्रोजन बिलो हो जाएगा, और अगर ये बिलो है तो यहाँ पे हाइड्रोजन अबव हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हो, इसको अपन लोगों को मुझे क्या बोलना चाहिए? इसको मुझे ट्रांस बोलना चाहिए और इसको मुझे सिस बोलना चाहिए। पूरा खेल इमेजिनेशन का है, इस बात का ख्याल रखना, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या ये स्ट्रक्चर आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म देगा? क्या? सिर्फ इतना बना के छोड़ देता हूँ और मैं आपसे पूछता हूँ, क्या ये स्ट्रक्चर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो देगा? तो आप लॉजिक सोचो यार, एटलीस्ट मिनिमम 2 कार्बन एटम होने चाहिए। यहाँ पे तो भैया एक ही है, दूसरा कहाँ है? अब आप लॉजिक सोचो ना यार, अगर आपके सामने ये है और मैं सब कुछ हटा दूँ, सिर्फ ऐसे लगा दूँ एक मिथाइल, ठीक है, ये मिथाइल लगा दिया, बाकी मान के चलना ये हाइड्रोजन। अब मैं क्या बोलूँ? इसको मैं कैसे घुमाऊँ? ये तो कुछ बनेगा ही नहीं। कैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म हो जाएगा? क्या एक सेंटर, एक कार्बन से आप ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म ऑब्जर्व कर पाओगे? आपने कहा सर ये मिथाइल ले लो, मैंने ले लिया, ठीक है, और एक आपने हाइड्रोजन ले लिया। अब क्या करें? दूसरा क्या बनाए? ठीक है। अब आप बोलोगे अगर हाइड्रोजन लेते हो तो बाकी जगह तो हाइड्रोजन ही हाइड्रोजन है ना यार। अगर मैं चेंज भी करूंगा तो कैसे मैं डिफ्रेंशिएट कर पाऊंगा? क्या मैं डिफ्रेंशिएट कर पाऊंगा? क्या यहाँ पे भी मैं हाइड्रोजन ले रहा हूँ, यहाँ पे भी वाइट बॉल ले रहा हूँ, और एक वाइट बॉल, एक सेकंड रुकना, यहाँ पे भी ले रहा हूँ। अब बताओ मैं क्या कर लूँ? अगर मैं इसको चेंज भी करता हूँ तो क्या आप डिफ्रेंशिएट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। ग्रीन अभी भी आपकी तरफ है, ये वाइट आपकी तरफ है, चेंज भी कर दोगे तब भी ये वाइट आपकी तरफ रहेगा। इसका मतलब एक कार्बन बेटा कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म आपको ऑब्जर्व नहीं कराएगा, ठीक है। ये पूरा चैप्टर इमेजिनेशन का है। आपकी इमेजिनेशन कितनी स्ट्रांग है वो मैटर करती हैं, ठीक है। ऑल्दो मैं जितना टूल्स का हेल्प ले सकूंगा मैं लूँगा, बट आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बस टूल को एक बार देखो और इसको इमेजिन कर लो, ठीक है। फ्यूचर में मैं ऐसे दिखाऊं या ऐसे बनाऊं, इधर देखना, ये ऐसे बना रहा हूं तो बात एक ही है, ठीक है। ये इमेजिनेशन का पूरा खेल है, ठीक। बढ़ते हैं अपने साइक्लोपेंटेन के स्ट्रक्चर में। और मुझसे कोई पूछे कि साइक्लोपेंटेन में क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म को ऑब्जर्व किया जा सकता है, तो आओ ट्राई करते हैं। अगर भाई प्योर साइक्लोपेंटेन है तो क्या ऑब्जर्व हो सकता है? बट वैसे यार साइक्लोपेंटेन में अकेले में तो कुछ भी नहीं लगा है, इसलिए अकेले में तो नहीं होगा। चलो सर क्या एक में होगा? भाई एक में भी नहीं होगा, एटलीस्ट 2 चाहिए। अभी आप बोल के आए हो सर 2 चाहिए, तो आओ पहले साइक्लोपेंटेन बना ही लेते हैं यार। साइक्लोपेंटेन बना लेते हैं पहले। ये साइक्लोपेंटेन तैयार हो गया, ठीक है। अब देखो साइक्लोपेंटेन जो तुम्हें दिखता है और जो एक्चुअल होता है इसमें बहुत अंतर होता है। तुम्हें ऐसे दिखता है और रियलिटी में साइक्लोपेंटेन ऐसे होता है। आपसे रिक्वेस्ट है कि इसकी आदत मत डालो, दिमाग में इसकी आदत डालो। ये सही तरीका नहीं है साइक्लोपेंटेन को देखने का, सही तरीका ये है, ठीक है। अगर आप 3D में ऑब्जर्व कर रहे हो, 2D से 3D में आ रहे हो तो आप लोग जो ये बनाते हो ठीक है, बना लेते हो, इट्स ओके, बट द राइट वे टू फाइंड द साइक्लोपेंटेन इज दिस। इससे फ्यूचर में क्या होगा, आप इसकी सिमेट्री का पता लगा पाओगे, आप इसको कटिंग कर पाओगे, आप इसका जीआई निकाल पाओगे, आप आगे पढ़ोगे ऑप्टिकल आइसोमरिज्म निकाल पाओगे, ठीक है। इसमें मैं बोल रहा हूँ यार साइक्लोपेंटेन जो है ना वो ऐसे मत देखा करो, ऐसे नहीं देखना चाहिए, इसको ऐसे देखना चाहिए।
ठीक है, अब शुरू करते हैं। इस साइक्लोपेंटेन में हम लोग को जीआई कहाँ कहाँ मिलेगी, आओ ट्राई करते हैं। मैंने आपसे पूछा कि यहाँ पे एक मेरा Cl है और एक मेरा यहाँ पे Br है, तो क्या वो जीआई दिखाएगा? तो आओ ट्राई करके देखते हैं, आओ ट्राई करके देखते हैं। एक तरफ Cl है, एक तरफ Br है, तो दो अलग अलग ले लेते हैं, दो अलग अलग ले लेते हैं यार, है ना। एक तरफ Cl, एक तरफ Br, देखो एक, हाँ भाई ये मेरा साइक्लोपेंटेन, ठीक है। इमेजिन करना कि ग्रीन वाला आपका Cl है और ये ऑरेंज वाला आपका Br है। तो पहले तो देखो रिस्ट्रिक्टेड है कि नहीं, देखो क्या मैं इसको तोड़ मोड़ पा रहा हूँ? नहीं। इसका मतलब ये जो दो कार्बन एटम दिख रहे हैं आपको, ये जो दो कार्बन एटम दिख रहे हैं, ये आपको रिस्ट्रिक्टेड सेंटर्स दिख रहे हैं ना। तो ये आपके ये जो दो कार्बन दिख रहे हैं, ए मैं इस कलर से ले लेता हूँ, ये जो दो आपको दिख रहे हैं ये रिस्ट्रिक्टेड आइटम्स दिख रहे हैं। अब ये Cl और Br किस प्लेन में? सेम प्लेन में, इधर इधर आपको दिख रहे हैं, टुवर्ड द ऑब्जर्वर है, आप ऑब्जर्वर हो मेरे लिए, ठीक है। तो बेटा ये क्या हो गया? सिस हो गया। लेकिन अगर मैं इसको ट्रांस बनाना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा? अब देखो ट्रांस बनाने का तरीका क्या है, एक ऐसे लिख लूँगा और एक ऐसे लिख लूँगा, ठीक है, क्योंकि तो आप 2D में थे। अब ट्रांस बनने का मतलब सीधे सीधे हुआ कि आप इस बॉन्ड को तोड़ रहे हो और इसको उठा के यहाँ लगा रहे हो, तो ये दो अलग अलग स्ट्रक्चर बन गई। अब ग्रीन आपकी तरफ है और ये जो ऑरेंज है वो मेरी तरफ है, ठीक है। आपकी तरफ कुछ नहीं होगा तो आपकी तरफ वाइट होगा, ठीक है ना। आपकी तरफ कुछ नहीं होगा तो आपकी तरफ वाइट होगा। मैं बाकी वैलेंसी हाइड्रोजन से है वो पूरी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। वाइट वाले जनरली हाइड्रोजन होते हैं, ओके। तो आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो बेटा कि यहाँ पे सिस भी हो सकता है और ये इसका ट्रांस भी हो सकता है। और आपने देखा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है क्या? एटलीस्ट दो कायल सेंटर के पास डिफरेंट एनवायरमेंट था, हाँ था। चलो लॉजिक बात करना, एक अच्छा क्वेश्चन देता हूँ, आपको बताना होगा क्या ये स्ट्रक्चर जीआई दिखा रहा है या नहीं। बहुत बहुत लॉजिकली बात करना, ये स्ट्रक्चर जीआई दिखा रहा है या नहीं, ठीक है। वीडियो को पॉज करना, पहले सोचना माइंड में और चेक करना मैंने जो आंसर दिया है वो आपसे मैच कर रहा है या नहीं, ठीक है। तब तक मैं उसका स्ट्रक्चर बना लेता हूँ। अब देखो, अब बच्चों की यहाँ मिस्टेक हो जाती है, बहुत कॉमन मिस्टेक होती है। बच्चों को लगता है हाँ सर जीआई है, हाँ सर जीआई है, ऐसा लगता है। हम भाई कैसे जीआई है? तो रियलिटी में इसमें जीआई नहीं है। क्यों नहीं जीआई है? तो आओ देखो यार, ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, ठीक है। अभी इसको मैं ऐसे कर ले रहा हूँ, ठीक है। मान लेना ये ऑरेंज वाला Cl है तुम्हारी तरफ है और ये वाइट वाले हैं। अब एक बात मुझे बताओ, लॉजिकली बताओ, ये तो एकदम फिक्स्ड है, इसको मैं इधर इधर हिला नहीं सकता, क्या मैं मूव करा सकता हूँ? देखो क्या मूव करा पा रहा हूँ? आंसर इज नहीं, ठीक है। इसको कहीं मूव करा पा रहा हूँ? आंसर इज नहीं। अब एक बात बताओ यार, अगर मान लो ये मैंने स्ट्रक्चर बनाया तो मैं कैसे सिस और कैसे ट्रांस डिजाइन डिवाइड करूँगा? एक स्ट्रक्चर मैंने ऐसे बनाया और तुमने कहा नहीं सर एक स्ट्रक्चर ऐसे बना लो। अरे यार इस वाइट, ये जो ऑरेंज है, इस ऑरेंज के रिस्पेक्ट में यहाँ पे भी क्या कह सकते हो वाइट है, और इस ऑरेंज के रिस्पेक्ट में यहाँ पे भी वाइट है, तो क्या डिफ्रेंशिएट हो पाया क्या? ये तो वही चीज़ होगी ना, आइडेंटिकल हो गया ना यार। देखो मैंने कहा कि ये मेरे सामने जो आपके सामने ये ऑरेंज है, इस ऑरेंज के सामने ये वाइट है, और फिर मैंने कहा इस ऑरेंज के सामने ये वाइट है, तो क्या चेंज हुआ? क्या चेंज हुआ? आंसर इज चेंज नहीं हुआ। तो यार अब आपको लगता होगा सर अभी आपने कहा था कि रिस्ट्रिक्टेड सेंटर्स होने चाहिए, ठीक है, उसके बाद दो अलग होने चाहिए सर, वो भी तो है, लेकिन ये तो देखो जहाँ से आप चेंज कर पाओ, आप चेंज करके नया एनवायरनमेंट क्रिएट कर पाओ। यहाँ पे देखो इस एटम में दोनों सेम लगे हुए हैं एक ही एटम के साथ। अगर ये ऐसे होता ना, थोड़ी देर के लिए सोचो, अगर ये ऐसे होता ना यार, सिर्फ ऐसे होता तब तो जीआई हो जाता, लेकिन ऐसे है तो वो जीआई नहीं है। रीजन बिहाइंड कि ये दोनों इन्वायरमेंट सेम है इस एटम से, और हमेशा मैंने कहता हूँ रिस्ट्रिक्टेड एटम से लगे हुए इन्वायरमेंट अलग होने चाहिए, सेम नहीं होने चाहिए यार। रिस्ट्रिक्टेड एटम से लगे हुए इन्वायरमेंट अलग होने चाहिए, सेम नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे देखो सेम आ रहा है, तो ये जीआई आपको शो नहीं करेगा, लेकिन ये आप जीआई शो करा सकते हो। इसमें भाई एक बार मिथाइल और Cl तुम्हारी तरफ और एक बार मिथाइल और Cl तुमसे एंटी। मेरी बात सुन पा रहे हो ना? हाँ या नहीं? ओके। तो इसमें जीआई ऑब्जर्व नहीं हो रही है क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड एटम में सेम इन्वायरमेंट आ गया। यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड एटम्स अगर ये दो हैं तो उसमें अलग इन्वायरमेंट। अलग कैसे है भाई? एक हाइड्रोजन ले लो ना यार,
ठीक है, तो मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ, ये पूरा चैप्टर, ये पूरा खेल इमेजिनेशन का है। इट्स डिपेंड अपॉन यू यार, कि तुम कितना लॉजिकली इसको सोच पाते हो। ओके, आओ बुद्धि लगाना, बुद्धि लगाना, और आप बताना कि क्या इसमें आपको जीआई दिखाई देगा क्या। क्या ये स्ट्रक्चर ज्योमेट्रिकल एल्गोरिथम शो कर रहा है। वीडियो को पॉज करना और सोचना कि कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान सुनना। इसका सॉल्यूशन है कि यस कर रहा है। क्यों कर रहा है, अब आप इसके रिस्पेक्ट में मत देखो, अब आप किसके रिस्पेक्ट में देखो बेटा। एटलीस्ट दो बोला था डिफरेंट, तो एक ये डिफरेंट है, एक ये डिफरेंट है। अरे यार क्या करना है, ये देखना, एक तरफ तेरे तरफ सीएल, एक तरफ तेरे तरफ बीआर। ठीक है, एक तरफ तेरे पे सीएल है, एक तरफ तेरे पे बीआर है, दोनों सेम है। ठीक है, दोनों सेम दिख रहे हैं। इससे क्या मतलब तेरा, इसे कोई बताइए। तो बस डिजाइन बनी हुई है, ये मान लो मिथाइल थोड़ी देर के लिए है, तो देर के लिए मिथाइल मान लेना, वाइट वाले। तो इससे क्या करना तुम्हें मिथाइल से, ये वो तो वहीं की वहीं पढ़ रहेंगे ना यार, अंतर कहाँ पे होगा तुम्हें, इससे मतलब होगा। एक बार आप इसको ऐसे डार्क लाइन बना लो यार, है ना, मेरी बात पकड़ पा रहे हो। एक बार आप इसको डार्क लाइन बना लो यार, और एक बार आप इसको डैश लाइन बना लो। भाई एक बार तुम्हारे दोनों, ये जो दोनों कलर थे तुम्हारी तरफ थे, अब मैंने इसको हटा दिया और मैंने इसको उठा कर यहाँ लगा दिया, लो ट्रांस हो गए। तो ये एक सिज था, एक ट्रांस हो गया कि नहीं हो गया। तो ये आपका सिज है और ये आपका ट्रांस है। इंपॉर्टेंट है किसके रेफरेंस में देखते हो। यहाँ पे ऐसा क्या था यहाँ वाले क्वेश्चन में, तो यहाँ वाले में इसका रेफरेंस था, रेफरेंस पॉइंट ये थे, ये रेफरेंस पॉइंट ये थे, ये दोनों इसके रिस्पेक्ट में देख रहे थे। लेकिन यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट ये दोनों नहीं है, ये दोनों है। ये आर पी लिख रहा हूँ रेफरेंस पॉइंट, ये भी आर पी लिख रहा हूँ रेफरेंस पॉइंट, या रिस्ट्रिक्टेड सेंटर्स बात एक ही है, जिसके रिस्पेक्ट में मुझे ऑब्जर्व करना है। ठीक है, तो ये हमारी कहानी थी साइक्लोपेंटेन को लेके। आगे बढ़ते हैं, अगला आएगा साइक्लोहेक्सेन के लिए। आपको दिमाग लगाना है कि क्या साइक्लोहेक्सेन में आपको जीआई ऑब्जर्व होगी या नहीं होगी। तो अगर मैं प्योर साइक्लोहेक्सेन बनाता हूँ पहले यहाँ पे तो दूर दूर तक मतलब नहीं है। अच्छा पहले ये तो देख लो कहीं इसके अंदर मूवमेंट तो नहीं है। तो लो मैं बॉन्ड बना के तोड़ रहा हूँ, एक सेकंड मुझे देना। कुछ ऐसा, ठीक है ना, ये साइक्लोहेक्सेन है। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन में साइक्लोपेंटेन के कंपेयर में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, नो डाउट। साइक्लोहेक्सेन में देखो थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है, आप देख सकते हो ये कितना इजीली मुड़ रहा है, ये आराम से देखो मैं मोड़ पा रहा हूँ, ये पूरा मैंने मोड़ दिया। ठीक है, इसके अंदर थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इसमें स्ट्रेन ना के बराबर होता है। जब मैं कन्फर्मेशन आइसोमर पढ़ाऊंगा तो आपने अगर पढ़ा है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे आगे चल के चेयर और बोर्ड बनाते हैं। ठीक है, अब मैं आपको पूरा इमेजिनेशन सिखाऊंगा कि कैसे चेयर और कैसे बोर्ड बनाई जाती है। तो देखो ये कितना ईजिली मुड़ पा रहा है, आराम से मुड़ पा रहा है, ये देखो ये। ठीक है, तो इसके अंदर थोड़ा सा स्ट्रेन कम होता है एज कम्पेयर टू पेंटेन और ब्यूटेन और प्रोपेन के कंपेयर में। ठीक है, लेकिन हमको जीआई से मतलब है, तो यार एक वाले से तो कोई तुम जीआई की उम्मीद नहीं करोगे। अगर ऐसे आ जाए तो यार इससे भी तुम जीआई की उम्मीद नहीं करोगे। ठीक है, लेकिन अगर ऐसे आ जाए, यहाँ पे लगा दिया सीएल, यहाँ लगा दिया बीआर। ठीक है, बाकी हटा रहा हूँ, ये अपोजिट में लगा देता हूँ सीएल और अपोजिट में लगा देता हूँ बीआर। ठीक है, ये कुछ ऐसे, बाकी वैलेंसी मैं पूरी नहीं कर रहा। ठीक है, तो देख सकते हो कुछ ऐसा है अभी फिलहाल। ठीक है, और अगर मैं ऐसी बात करूं तो ये तुम्हारी तरफ है। ठीक है, क्लियर कट है। तो ये हो गया सीएल, ये हो गया बीआर, टुवर्ड द ऑब्जर्वर, टुवर्ड द ऑब्जर्वर। ठीक है,
और एक क्या करूं, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर हैं, एक अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, तो ये देखो ऐसे, ये ठीक है, एक आपकी तरफ है और एक मेरी तरफ है, ठीक है। तो ये अगर आपका बेटा सिज है और ये जो मैंने बनाया है वो आपका ट्रांस हो जाएगा, कोई भी ले सकते हो। तो आप देख पा रहे हो कि साइक्लोहेक्सेन में आपको अंदर जीआई ऑब्जर्व हो रही है, ठीक है। बुद्धि लगाइएगा, एक बहुत प्यारा सवाल दे रहा हूं और आपको चेक करना है जीआई है या नहीं है। ठीक है, ट्राई दिस कि इसके अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा या नहीं होगा। बुद्धि लगाना है आपने, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा या नहीं होगा। तो बहुत ही सिंपल सवाल है, बहुत ही सिंपल सवाल है। रिस्ट्रिक्टेड एटम में देख सकते हो लगे हुए मेंबर का एनवायरनमेंट सेम हो गया, ठीक है। तो ये कभी भी जीआई शो नहीं करेगा। ये पीछे साइक्लोपेंटेन वाला ही एग्जांपल था, ठीक है। ओके, आओ जरा ट्राई करो कि क्या ये जीआई शो करेगा क्या। ये कुछ ऐसा है, ये मैं स्ट्रक्चर बना के बैठा हुआ हूँ, नहीं बना लेता हूँ। ठीक है, आप बुद्धि लगाओ जीआई शो करेगा कि नहीं, मैं 1 सेकंड में कराता हूँ। ये कुछ ऐसे है ये स्ट्रक्चर यार। इस कार्बन के साथ 2 वैलेंसी पूरी है यार। इट मीन्स ये डबल बॉन्ड 1 2 3 4 5 6, यहाँ एक डबल बॉन्ड होना चाहिए। वैसे ये बना तो हुआ है, वैलेंसी पूरी करते हैं। हाँ, कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा है ये। बाकी पे ध्यान मत देना अभी आप, ठीक है। बाकी पे ध्यान मत देना आप, हटा ही देता हूँ, बाकी पे ध्यान चला जाएगा नहीं तो। ये कुछ ऐसा है बेटा, ठीक है। और इसमें भी सिर्फ ये एक ऐसा है, ये जो आपकी तरफ दिख रहा है। ओके, अब आपको बताना है कि आपको कहाँ पे जीआई और कैसे जीआई ऑब्जर्व हो रहा है। कुछ मूवमेंट दिखा पाओगे क्या, कोई मूवमेंट नहीं ना भाई। कैसे जीआई दिखा दें, यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में घुमा दें, ठीक है। ये ऐसे है और ये वापस ऐसे आ रहा है 6वें वाले के साथ, तो पॉसिबिलिटी नहीं है दूर दूर तक जीआई की यार, ठीक है। बात समझ में आ रही है, दूर दूर तक जीआई की पॉसिबिलिटी आपको नज़र नहीं आने वाली है। ओके, तो इसके अंदर कोई भी जीआई ऑब्जर्व नहीं होगा। लेकिन ज़रा इसके बारे में क्या ख्याल है, इसके बारे में सोचना, बहुत अच्छी तरह सोचना। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है ये, और आपको लगाना है कि जीआई है या नहीं है, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, आपको ध्यान देना है, ध्यान देना है, ध्यान दीजिए। ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, चौथे नंबर पे मेरे लगा हुआ है आपका, लेट सपोज करो एक और ग्रुप, लेट सपोज करो यहाँ पे ये मिथाइल लगा लेते हैं, इमेजिन करना भी मिथाइल है। अब देखो ये एक ऐसे है, ये बॉल कुछ आपको ऐसी नज़र आ रही होगी, ये ग्रीन बॉल और ये ब्लैक बॉल ये आपकी तरफ आते हुए दिख रही है, ठीक है। अब दिख रही है ना, ओके। यहाँ पे वो चीज़ नहीं था, यहाँ पे वो चीज़ नहीं था, यहाँ पे क्योंकि आगे पीछे कुछ भी नहीं था, यहाँ आगे पीछे कुछ भी नहीं था। यहाँ पे देखो एक आपकी तरफ ग्रीन बॉल दिख रही है, एक आपकी तरफ ब्लैक बॉल दिख रही है। ये मान लेना ब्लैक बॉल, ये ग्रीन बॉल। मैं इसको बदल भी सकता हूँ, मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, ये ऐसे। अब देखो ग्रीन के अपोजिट हो गई, ये ब्लैक जो है ग्रीन के अपोजिट हो गई,
ऑब्जर्व कर पा रहे हो? मतलब आप असल में इसके रिस्पेक्ट में देख रहे हो, एक ये रिस्पेक्ट है और एक ये रिस्पेक्ट है, ये इनके रिस्पेक्ट में देख रहे हो, इसके रिस्पेक्ट में नहीं देख रहे हो, याद रखना, इसके रिस्पेक्ट में नहीं देख रहे हो आप, इसके रिस्पेक्ट में और इसके रिस्पेक्ट में देख रहे हो। ठीक है, हमेशा किसके रिस्पेक्ट में देखा जाता है, यही इसका इंपॉर्टेंट खेल होता है। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में हम देखते हैं ये इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको? तो ये स्ट्रक्चर आपको जीआई ऑब्जर्व कराने पे मजबूर करेगा। ठीक है, लेकिन अगर ये ऐसे हो जाता, सिर्फ ऐसे हो जाता, अब तो दूर दूर तक जीआई नहीं होती ना यार, होती क्या? क्या आप बताओ, ये मैं हटा दूं और ये ऐसे कर दूं, क्या जीआई बताओ, क्या करूं इसके सामने? कुछ अलग कर सकता हूं? ग्रीन को किससे मैच कराऊं? तो देखो, वैसे भी इसके रिस्पेक्ट में ये दोनों सेम इन्वायरमेंट हो गए, मतलब ये जीआई शो नहीं करेगा। लेकिन अगर उसने, ओप्स बॉल गिर गई, कोई बात नहीं, लेकिन अगर उसने ऐसे दे दिया सवाल, बहुत प्यारा सवाल है, इस सवाल को लगभग सारे बच्चे रॉन्ग करते हैं, लगभग। क्या ये जीआई शो करेगा? बुद्धि लगाने वाली बात है, क्या ये जीआई शो करेगा? देखो, बहुत प्यारी बात है। आपके यहाँ मिस्टेक क्या होती है मैं बताता हूँ। आप लोग गलती से इसको देखते हो, आपको लगता है सर ये C डबल बॉन्ड C है और सर ये सेम इन्वायरमेंट में है, तो ये एक से एक के साथ दोनों सेम जीआई शो नहीं करेगा, आपको ऐसा लगता है। लेकिन रियलिटी में, रियलिटी इज ये जीआई शो करेगा। ये आपका एक्सपेक्टेड है और ये आपका एक्चुअल है। अब पूछोगे सर ये कैसे हो जाएगा? तो असल में मैं कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के रिस्पेक्ट में देख ही नहीं रहा हूँ, मैं तो इनके रिस्पेक्ट में देख रहा हूँ। मान लेना यार, एक तुम्हारा Cl है, एक तुम्हारा Br है, ले लो, इसके रिस्पेक्ट में देखो ही नहीं ना तुम यार, आप इसके रिस्पेक्ट में देखो, आप देखो इस ऑरेंज और ग्रीन के रिस्पेक्ट में। इससे तेरा क्या मतलब है या नहीं है? आपको तो ये मतलब होना चाहिए, ये ऑरेंज और ग्रीन इस टाइम आपके अपोजिट में है, और सर एक टाइम पे ऐसा आप करा सकते हो कि सर ऑरेंज और ग्रीन आपके सेम हो जाए। इधर हो, कुछ भी हो, तेरा क्या मतलब यार? आप किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हो? इसके रिस्पेक्ट में देख रहे हो। तो याद रखना, मैं इसके जो स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ वो एक बार अबव द प्लेन और एक बार बिलो द प्लेन ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है ना, ये मेरा ऐसे है, इससे तेरा क्या मतलब? ये ऐसे ऐसे पड़ा भी रहे तो क्या होना है, ये वैसे तो बना हुआ है, होने दो ऐसे है तो ठीक है। लेकिन हमको इससे मतलब है ना भाई, ये Cl है और ये मेरा Br है, तो ये आपका सिज हो गया, और एक बार मैंने इसको पलट दिया, यहाँ Br कर दिया, यहाँ Cl कर दिया, इससे कोई मतलब नहीं था, पड़ा का पड़ा रहे, ये मेरा ट्रांस हो गया। दिस इज आवर ट्रांस केस, दिस इज आवर सिस केस। तो गाइज, सिर्फ और सिर्फ ये पूरा का पूरा चैप्टर इमेजिनेशन बेस्ड है, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि जल्दी मत मचाना, देखना, हर एंगल से सोचना। आपके सामने ये टूल्स नहीं होंगे, आपके सामने को बस एक बार आपको दिखा रहा हूँ, उसको देख लो। भाई ये साइक्लोहेक्सेन बनाना हो तो सर ये बनाया, ऐसे किया साइक्लोहेक्सेन बन गया। डबल बॉन्ड लगाना हो सर ये ऐसे लगा दिया। अब तुम बोलोगे सर ये क्या बकवास कर रहा है, आपको वीडियो में हंसी आएगी जब देखोगे तो, ये ऐसे ऐसे करता रहता है। असल में यही इमेजिनेशन है, इमेजिनेशन का खेल यही है। आपकी जितनी इमेजिनेशन स्ट्रांग होगी, आइसोमेरिज्म आपका उतना तगड़ा होगा। ठीक है, मैं लेवल और बढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। लेवल जब बढ़ाऊंगा तो अगला आएगा साइक्लोहेक्सीन, साइक्लोअल्कीन, सॉरी नॉट द हेक्सीन, सॉरी इट शुड बी साइक्लोअल्कीन में जीआई कहाँ ऑब्जर्व होगा? तो असल में क्या होता है, अल्कीन के केस में कार्बन नंबर 6 तक, इवन 7 तक, ये अल्कीन है, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ कहीं डबल बॉन्ड, यहाँ कहीं डबल बॉन्ड, इन सभी के केस में अप टू 7 नंबर, इसके अंदर कभी भी आपको अल्कीन के केस में जीआई ऑब्जर्व नहीं होगा, क्योंकि ये कहीं से मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ के अंदर स्ट्रेन हो जाता है, इसलिए मूवमेंट नहीं होता है। लेकिन अगर आप साइक्लोऑक्टीन की बात करते हो, इसको बुलाते हैं साइक्लोऑक्टीन, ये रिंग बड़ी होने की वजह से ये थोड़ी स्ट्रेन फ्री हो जाती है, उसका मूवमेंट पॉसिबल होता है। ठीक है, मतलब एक स्ट्रक्चर ये है तो एक स्ट्रक्चर कुछ मूव करने के बाद ऐसे आएगा। उतना सुंदर स्ट्रक्चर तो नहीं बना पाऊंगा, मुझे पता है,
बट फिर भी ट्राई माई बेस्ट यार। ठीक है, ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, मैं थोड़ा डार्क कर दे रहा हूँ। पहले डबल बॉन्ड यहाँ पे था, अब डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा ऐसे कुछ। ठीक है, एक अबव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, यहाँ पे भी 8, यहाँ पे भी 8। ठीक है, तो अल्टीमेटली आप इसको देख के बोल रहे हो कि ये सिज है, और आप इसको देख के बोल रहे हो कि ट्रांस है। मतलब आफ्टर नंबर 8 आप जीआई ऑब्जर्व कर पाओगे इन साइक्लो अल्कीन। साइक्लो अल्कीन में तो अभी हमने देखा अप टू 7 नंबर ये मूवमेंट नहीं हो सकता था, लेकिन 8 में हो गया। तो यहाँ का इसको मैंने मोल्ड कर दिया और मुड़ के यहाँ पहुँच गया। तो अगर 8 में है, ये 8 की रिंग है, इसके अंदर जीआई है, तो बट ऑफ वैसे बाकी में भी होगा। अब ये बताने की ज़रूरत तो नहीं है ना, अगर मान लो किसी ने स्ट्रक्चर ऐसे दे दिया, ठीक है, आपसे बोल रहा है जीआई होगा, तो हाँ भैया होगा, इतनी बड़ी रिंग है। ठीक है, ओके। तो बस साइक्लो अल्कीन में बहुत ज़्यादा नहीं था। साइक्लो अल्कीन में बस आपके माइंड में ये सेटअप होना चाहिए कि साइक्लो अल्कीन में आपको जीआई आफ्टर कार्बन नंबर 7 ऑब्जर्व होता है। ठीक है, आफ्टर कार्बन नंबर 7 ऑब्जर्व होता है। ठीक है, क्लियर कट। चलो, तो ये याद रखिएगा कि अल्कीन्स में जीआई आपको ऐसे ऑब्जर्व होता है। अच्छा, अल्काइंस की बात करें तो अल्काइंस नेवर शोज जीआई, नेवर शोज जीआई, कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उनका स्ट्रक्चर की वजह से, उनका जो स्ट्रक्चर होती है, उनकी जो पैटर्न ज्योमेट्री होती है, वो लीनियर होती है ना भाई ये मान लो ये R1 है, C ट्रिपल बॉन्ड C, ये R2 है, तो यार ये लीनियर स्ट्रक्चर है ना यार। अगर मैं एंगल की बात करूँ तो इसका एंगल 180 डिग्री करीब आएगा ना, नियरली। तो ये कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। तो याद रखना अल्काइंस में कभी भी जीआई शो नहीं होती है। बढ़ते हैं आगे, अगली कहानी आएगी एलीन्स की। ठीक है, एलीन्स कैसी होती है? कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड ऑफ कार्बन चेन, इसको एलीन्स बुलाते हैं। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा मेरे को टाइम दो, मैं स्ट्रक्चर पहले ड्रॉ करूँ आपके सामने, फिर बात कुछ करेंगे। ठीक है, वैसे मुझे बस 2 मिनट दो, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे एलीन्स बनाई जाती है यार। मुझे तो बहुत सारे डबल बॉन्ड चाहिए होंगे इसके लिए यार। इट विल टेक टाइम। ठीक है, टाइम लगता है इसमें, क्योंकि इमेजिनेशन नहीं क्रिएट कराऊंगा तो फिर वही बात पुरानी बेकार हो जाएगी यार, फिर तो हर कोई पढ़ा ले इसको, है ना। आप बिलीव नहीं करोगे, बहुत प्यारा चैप्टर लगता है मुझे ये, जस्ट बिकॉज ऑफ इमेजिनेशन। इसमें पढ़ाने में इसको बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि इसमें इमेजिनेशन का इतना रोल हो जाता है। ये असल में कुछ ऐसी होती है यार। देखो बन गई ये बन गई। अब ध्यान देने वाली क्या बात है इसमें, ध्यान देने वाली क्या बात है, ये हमारे साइड के एटम्स, ये हमारे साइड एटम्स, उठा लो भैया साइड एटम्स, ये बन गई आपकी एलीन्स। आओ देखो, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एलीन। ठीक है,
ये स्ट्रक्चर है एलीन का। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि अगर मैं देखूँ तो ये और ये पहला वाला दूसरे वाले के परपेंडिकुलर है और दूसरा वाला तीसरे वाले के पैरेलल है। क्या बोला? पहला वाला दूसरे वाले के परपेंडिकुलर है और दूसरा वाला तीसरे वाले के पैरेलल है। ठीक है। अब जब भी आपको जीआई ऑब्जर्व करनी है एलीन्स के अंदर तो आप हमेशा ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स देखोगे। क्या देखोगे बोलो बच्चे? ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स, मतलब एक में तो कुछ नहीं होगा, 3 5 7 के करीब ऐसे देखोगे। ठीक है। तो मैंने अभी जो एग्जाम्पल लिया है वो 3 डबल बॉन्ड का लिया है। जब भी कभी भी ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स होंगी तो वो हमेशा प्लेन के अंदर होंगी। देखो ये प्लेन है ना, ये मेरा हाथ है, मैं इसको हाथ में ऐसे रख पा रहा हूँ, दिस इज इन द प्लेन। इसको बोलते हैं प्लेन में होना, ये प्लेन में है। मेरी बात समझ पा रहे हो? अब देखो ये चूंकि प्लेन में है इसलिए ये जीआई शो करेंगे। अब देखो मान लेते हैं ये ग्रीन वाले मेरे मिथाइल हैं, तो ये मेरे CH3 यहाँ मेरा HH, तो ये आप क्या बोल दोगे? सिज। क्या बोल दोगे इसको? सिज। और अगर आप यही चीज़ C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C यहाँ CH3 कर देते हो और यहाँ HH कर दोगे तो आप इसको नाम दोगे ट्रांस। ठीक है। तो ये आपका सिज था और मैं पलटी खाऊंगा उसको, ऐसे घुमाऊंगा, ऐसे कर दूंगा तो ये मेरा ट्रांस बन जाएगा। ठीक है। क्लियर कट है? मेरी बात समझ पा रहे हो? लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि सर क्या अगर मैं इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड ले लूँ तब क्या होगा? तो इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कभी भी जीआई शो नहीं करेंगी, इस बात का ख्याल रखो। क्यों नहीं करेंगी? क्योंकि वो कभी भी प्लेन में नहीं आएंगे। जैसे मान लो अगर मैं इसको बना देता हूँ तो ये परपेंडिकुलर, ये पैरेलल, ये परपेंडिकुलर और ये पैरेलल, तो देखो क्या ये प्लेन में आई? आंसर इज नहीं। जब तक कभी भी ये प्लेन में नहीं आएंगी तब तक आप उसमें जीआई ऑब्जर्व नहीं करोगे। यहाँ पे आपको लगना है, देखो ये 2D का खेल है, आपको लगता है सर देखो ये HH है, हमको सिज लग रहा है, ये गलत लग रहा है। ये देखने का तरीका ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। कहो तो मैं दिखा दूँ आपको, 1 सेकंड रुकना। आप इमेजिनेशन कर पा रहे हो तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे हो, नहीं तो कोई बात नहीं। देखो क्या ये पर प्लेन में है? देखो एक इधर को जा रही है और एक इधर को जा रही है, एक तुम्हारी तरफ है ऐसे है और एक मेरी तरफ ऐसे है। ठीक है। ये मेरी तरफ ऐसे आ रही है, देख सकते हो, या तुम्हारी तरफ ऐसे है तो मेरी तरफ ऐसे है, तो ये परपेंडिकुलर है। ये देखो ऑड इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है, ये प्लेन में नहीं है। देखो मैं ऐसे रख पा रहा हूँ क्या इसको? नहीं ना। देखो ये मेरी तरफ खुल जा रहा है ना, ऐसे आ जा रहा है ना, जबकि उसमें क्या था पीछे वाले स्ट्रक्चर में, पीछे वाले में उसको प्यार से प्लेन में रख पा रहा। तो देखो ये प्लेन में नहीं है, यहाँ पे बाहर निकल रहा है प्लेन से। इसको बोलते हैं प्लेन से बाहर का निकलना। गेटिंग माय पॉइंट? मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या चाह रहा हूँ आपसे? तो ये स्ट्रक्चर्स कभी भी जीआई शो नहीं करेंगे। अब आप देखो एक मिथाइल यहाँ भाग रहा है तो एक ऊपर भाग रहा है। अरे भाई अपोजिट किस एंगल से है यार? किस एंगल से अपोजिट है? कोई है क्या? या ये हाइड्रोजन यहाँ भाग रहा है तो ये हाइड्रोजन नीचे भाग रहा है। तो याद रखना कभी भी इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड जीआई शो नहीं करेंगे। ये आपको दिख ऐसे रहा होगा, ये 2D है और ये 3D है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना कि इस चैप्टर में इमेजिनेशन का ही सबसे बड़ा रोल होता है माय डियर। ठीक है। तो याद रखना एलीन्स में कभी भी ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड ही जीआई शो करेंगे, इवन कभी शो नहीं करेंगे। तो एग्जाम में फर्जी क्वेश्चन आ जाए टिंग 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 ऐसे करके खेलते हुए और आपसे बोले यहाँ Cl है और यहाँ Br है, बोले चलो Cl ले लिया, ठीक है, यहाँ H ले लिया, यहाँ H ले लिया, आपसे बोले बताओ जीआई शो करेगा कि नहीं? तो मैं भी गिन लूँ पहले एक बार, 1 2 3 4 5 6, कभी जीआई शो नहीं करेगा। ठीक है। क्योंकि इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, कोई लॉजिक नहीं लगाना आपको। ठीक है। यही लेकिन उसने 5 दिया होता या 7 दिया होता, ये दे दिया भाई, यहाँ पे दे दिया CH3, यहाँ दे दिया CH3, यहाँ दे दिया H, यहाँ दे दिया H, बोल बता कि जीआई शो करेगा? तो आंसर सर देखो 1 2 3 4 5 है, 5 नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है, मतलब ऑड नंबर डबल बॉन्ड है। अगर ऑड है तो जीआई शो करेगा। कुछ नहीं करना होता इसमें, इमेजिनेशन रखो। अभी मज़ा बताए कब आएगा? जब मैं इसको ऑप्टिकल आइसोमरिज्म पढ़ाऊंगा, तब मैं इसको POC से काटूंगा, फिर आप और फंसोगे। इसलिए देख लो इसको। ठीक है। बहुत प्यारी चीज़ है ये। बढ़े आगे भैया। ठीक।
ये होता है एलीन्स। एलीन्स के बाद अगला आता है स्पायरो। एलीन और स्पायरो में कोई डिफरेंस ज़्यादा नहीं होता है, जैसे आपको एलीन दिखती है वैसे ही स्पायरो होता है। बस एलीन में पाई बॉन्ड्स होते हैं, इसके अंदर सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं। ये पाई बॉन्ड्स है, इसलिए देखो ये आराम से मुड़ पा रहा है, ये हूँ आराम से मैं मोड़ दे पा रहा हूँ, ठीक है। स्पायरो में ऐसा नहीं कर पाऊंगे क्योंकि वहाँ सिग्मा बॉन्ड है। तो अगर स्पायरो की बात करें तो ये कुछ स्पायरो ऐसे होते हैं, कंटिन्यूस स्पायरो ये। बाकी यहाँ पे आप R1 लगा दो, यहाँ R2 लगा दो, यहाँ R3 लगा दो या H लगा दो, आपकी मर्जी, और आप R3 लगा दो, चलो ठीक है। तो ये भी याद रखना, ये इसके परपेंडिकुलर है यार, क्योंकि अगेन इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड की बात आएगी। इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, इसके परपेंडिकुलर। तो ये कभी GI शो नहीं करेगा। जैसे अलीन्स का कंसेप्ट होता है, एकदम सेम कंसेप्ट अपन लोग स्पायरो में भी पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हारे पास कुछ ऐसा आ जाए, यहाँ पे दे दे तुम्हें R1, यहाँ दे दे तुम्हें R2, यहाँ दे दे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, तो अब देखो परपेंडिकुलर पैरेलल परपेंडिकुलर आ गए प्लेन में, तो ये भैया GI शो कर जाएंगे। तो ओवरऑल आप एक ही बात देखो कि स्पायरो हो चाहे एलीन हो, ऑड नंबर में आपको GI दिखाई देगा और इवन नंबर में आपको GI ऑब्जर्व नहीं होगा, ठीक है। और एक लास्ट इसके अंदर GI आता है, उसको बोलते हैं GI इन बाइफिनाइल्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन बाइफिनाइल्स। जो काम इसमें वो काम इसमें भी, बाइफिनाइल रिंग कुछ ऐसी होती हैं, ये रिंग होती हैं। तो अगेन अगर इवन नंबर ऑफ रिंग है, जैसे आपको मैंने ले लिया यहाँ Cl और यहाँ ले लिया Cl या I ले लिया, चलो, तो ये कभी GI शो नहीं करेंगी। क्योंकि क्यों नहीं करेंगी? क्योंकि फिर से वही बात, इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है, इवन नंबर ऑफ रिंग है, सॉरी नॉट डबल बॉन्ड, ठीक है, इसलिए GI शो नहीं होगा। जबकि अगर ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता, ठीक है, और यहाँ कुछ ऐसे उसने दिया होता, तो हाँ भाई इसके अंदर यहाँ से रिंग रोटेशन आता, बॉन्ड फ्री रोटेट करते और एक ना एक टाइम तो उसको कट कर सकते थे, मतलब प्लेन में आ जाते, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ Cl ले रहा हूँ और यहाँ कुछ भी ले रहा हूँ यार, ठीक है, तो ये भाई GI शो करने वाली हैं, ठीक है। तो अगेन ऑड नंबर ऑफ रिंग, आपको GI होगा, इवन नंबर में आपको GI नहीं होगा, ठीक है। मेरी बात आप समझ पा रहे होगे कि मैं आपसे क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। बढ़े आगे, अब बस एक लास्ट टॉपिक है, उसको बोलते हैं कैलकुलेशन ऑफ GI, कितने नंबर ऑफ GI स्ट्रक्चर ड्रॉ होंगे, ठीक है। डालिएगा हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ GI, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो इसके अंदर पहला केस आता है, इफ स्ट्रक्चर इज अनसिमेट्रिकल, ठीक है। देन नंबर ऑफ जो GI का फॉर्मूला होता है वो होता है 2 की पावर n, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया, ऐसे 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 ऐसे, एक डबल बॉन्ड यहाँ बना दिया, एक डबल बॉन्ड यहाँ बना दिया, यहाँ इनका लगा दिया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इसके अंदर नंबर ऑफ GI बताओ, नंबर ऑफ GI बताओ, ठीक है। तो क्या करोगे भाई? कुछ नहीं, फॉर्मूला लगाओगे 2 की पावर 2 दैट इज 4। लेकिन 4 का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? मतलब ये हुआ कि एक इससे E और एक इससे Z आएगा, है ना, एक इससे E और एक इससे Z आएगा, इसका मतलब हुआ ये 4, ठीक है। अनसिमेट्रिकल थे, चेक कर लिया। चलो अब बताओ, टिंग 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 टिंग, अब बताओ
GI कितने होंगे? अब बताओ भाई, कितने नंबर ऑफ डबल बॉन्ड? 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा? 4, और आप हो जाओगे बर्बाद। अब बर्बाद क्यों होंगे वो तुम बुद्धि लगाओ। बर्बाद इसलिए हो गए क्योंकि यार यहाँ का एनवायरनमेंट सेम था, इधर इधर का एनवायरनमेंट सेम था। सिर्फ नंबर ऑफ डबल बॉन्ड को नहीं देखना है, ये भी देखना है कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, ऐसा नहीं डबल बॉन्ड गिना, हाँ सर फॉर्मूला लगाया आंसर। अरे भाई पहले कंडीशन देख लें, ठीक है, तो बस ऐसे परेशान करने दिया था। ठीक है, चलो अब इफ स्ट्रक्चर इज सिमेट्रिकल, या सिमेट्रिकल, तो सिमेट्रिकल में दो केस आएंगे, एक इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड और एक ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। ठीक है, जब आप कभी भी इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड की बात करोगे फॉर्मूला होगा 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n/2-1, और ऑड के लिए होगा तो 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n-1/2। ये दो फॉर्मूला याद रखिएगा, इसी से आप नंबर ऑफ GI निकाल सकते हो। ठीक है, आओ एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, सिमेट्री है या नहीं, सिमेट्री पहचानते हो ना भैया, मैं उसको वहाँ काट दूँ और काटने के बाद देखूँ कि उसकी मिरर इमेज बन रही है कि नहीं बन रही है, सेम आ रही है कि नहीं आ रही है। देखो अगर मैं इसको यहाँ से काटता हूँ तो बात एक ही है, मिरर के इधर भी वही, इधर के इधर भी वही, तो मतलब ये नेचर में कैसा है, सिमेट्रिकल है कि नहीं। सिमेट्रिकल होने का मतलब फॉर्मूला लगाओगे क्या, कितने डबल बॉन्ड है? 2, तो 2 आता है इंग्लिश में इवन नंबर में, फॉर्मूला लगाओ 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n/2-1। फॉर्मूला लगाया तो 2 की पावर 2-1 प्लस 2 की पावर 2/2-1, दैट इज 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 0। ठीक है, तो ये हो गया 2 + 1 दैट इज कितना आ गया 3। तो इसने कितने नंबर ऑफ GI दिखाए, वो 3 दिखाए। ठीक है, क्लियर कट, आई बात समझ में। लेकिन अगर वो सवाल ऐसे हो जाता कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH यहाँ दे देता, CH डबल बॉन्ड CH यहाँ दे देता, ET दैट इज C2H5, अब आपसे पूछता कि नंबर ऑफ GI बताओ, नंबर ऑफ GI बताओ, तो क्या करोगे भैया, ये पहले देखो n कितना है, 2 है। ठीक है, लेकिन ये सिमेट्रिकल की जगह क्या हो गया, अनसिमेट्रिकल हो गया, तो सीधे सीधे फॉर्मूला लगाओगे 2 की पावर 2 दैट इज कितना हो जाएगा 4। ठीक है, तो ध्यान देना है, देखो यहाँ पे सिमेट्री नहीं है ना, यहाँ पे सिमेट्री नहीं है ना भाई, मिरर इमेज अलग अलग आ रही है ना, सिमेट्री नहीं है ना, इसकी मिरर इमेज नहीं हो सकती ना, तो बात का ख्याल रखना है। ठीक है, बढ़े आगे, एक आध क्वेश्चन करवा देते हैं, आओ एक आध क्वेश्चन मिल जाओ भाई। चलो मान लो मैंने ऐसे क्वेश्चन दिया, ठीक है, अब बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना। पहले तो ऐसा है कि ये सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल, तो आंसर है सर अनसिमेट्रिकल। अब एक डबल बॉन्ड ये है, सुनो ध्यान देना ध्यान देना, इसको हम लोग क्या बुलाते हैं, इसको अपन लोग क्या बुलाते हैं, ये ऐसे ले लेते हैं, ये हमारा कंटिन्यूस डबल बॉन्ड है क्या, क्या ये कंटिन्यूस नंबर डबल बॉन्ड है? अगर कंटिन्यूस नंबर डबल बॉन्ड है तो ये एलीन्स हो गया, इसको एक n की वैल्यू 1 यहाँ से, एक n की वैल्यू 1 यहाँ से और एक n की वैल्यू 1 यहाँ से, याद रखना इसको पूरा एक मानोगे, एलीन्स वाले को पूरा एक माना जाता है, और अनसिमेट्रिकल है तो 2 की पावर 3। ठीक है, आंसर हो गया। ओके, इसको आप अलग अलग नहीं गिनोगे, आपसे रिक्वेस्ट है भाई ये सीख लो भाई, एलीन्स में जब आप हो आपको एलीन्स को पूरे को एक मानोगे,
ठीक है, क्लियर कट कर लोगे? इसको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई देना। चलो, नंबर ऑफ जीआई बताना है और कमेंट बॉक्स में रिप्लाई मारना है, ठीक है? ओके, बुद्धि लगाना, क्वेश्चन को सॉल्व करना। इसी तरह नंबर ऑफ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, खूब सारे क्वेश्चंस होते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चंस को करते रहिए, ट्राई करते रहिए, आपका आंसर आता रहेगा। एक और क्वेश्चन ये है, नंबर ऑफ सिस एंड ट्रांस आइसोमर पॉसिबल इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स बोल रहा है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बुद्धि लगानी है। क्या ट्रिपल बॉन्ड यही शो करेंगे? आंसर नहीं करेंगे। डबल बॉन्ड करेंगे? हाँ सर करेंगे। सर ये वाले डबल बॉन्ड करेंगे? आंसर सर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि सर यहाँ पे इन्वायरमेंट सबका सेम आ रहा है, तो 2 की पावर कितना आ जाएगा? 1, दैट इज कितना आ जाएगा? 2। ठीक है, ये वाला जीआई नहीं शो करेगा। ये बात ऑब्जर्व कर रहे हो ना? ये ऐसे बना हुआ था, ये ऐसे 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 था। ओके, तो ये भाई इन्वायरमेंट सेम है। अगर 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 वो उसने ऐसे दे दिया होता और आपसे बोलता जीआई बताओ, तो अब बुद्धि लगाना जीआई कितने होंगे। ठीक, ओके, थैंक यू वेरी मच गाइज। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म लगभग ख़त्म हो गया है। अब अपन लोग जो नेक्स्ट दिन पे बनाएंगे वो पढ़ेंगे ऑप्टिकल आइसोमरिज्म पे। ठीक, मिलते हैं, चलिए नेक्स्ट दिन पे, ख्याल रखिएगा अपना। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।